हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आप सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तकनीक की बात हम जब भी तकनीक की बात करते हैं तो एक बात है जिससे आप सभी दर्शक ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे कि तकनीक से युवाओं का कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। युवाओं की दिलचस्पी तकनीक में ज़्यादा दिखती है। भारत में आईटी सेक्टर के फलने फूलने का एक फैक्टर आप इसे भी समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच हरियाणा से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। युवाओं और तकनीक का ये रिश्ता साइबर क्राइम के बढ़ते दायरे की दस्तक दे रहा है, खास करके तब जब रोजगार की स्थिति देश में काफी भयावह बनी हुई है। हरियाणा पुलिस ने 5000 पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीमें बनाई और इनकी मदद से एक इतने बड़े साइबर क्राइम का खुलासा किया है जिसने देश के हर हिस्से में बैठे लोगों को चौंका कर रख दिया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने हरियाणा के नूह के 14 गांव में 300 जगहों पर रेड डाली और 125 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। लगभग 3 महीनों की निगरानी के बाद पुलिस ने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया और ऐसे युवाओं को गिरफ्तार किया गया है जो साइबर क्राइम स्कूल से ट्रेनिंग लेते थे और फिर लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी, ठगी किया करते थे। जो फैक्ट्स और तथ्य इस मामले से जुड़े हैं वो हम अपने स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं कि साइबर क्राइम के ये चौंकाने वाले खुलासे क्या हैं। क्या बेरोजगारी से साइबर क्राइम का दायरा बढ़ गया है? राजस्थान के भरतपुर जिले के 2 गांव में साइबर क्राइम स्कूल चलाए जाते थे। 100 से ज्यादा ट्रेनर्स इन स्कूलों में ऑनलाइन क्राइम की ट्रेनिंग दिया करते थे। साइबर क्राइम के अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फीस तय थी। साइबर क्राइम ट्रेनर्स का गैंग से गठजोड़ भी रहता था ताकि ट्रेनिंग लेने वालों को कोर्स जब खत्म हो जाए तो इसके बाद साइबर क्राइम की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिल सके। ऑनलाइन फ्रॉड और OLX ठगी के लिए सबसे सस्ते कोर्स थे। इनकी कोर्स फीस थी 10 से लेकर 15,000 रुपए मासिक। सेक्सटॉर्शन साइबर क्राइम ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्यादा फीस थी। हालांकि फीस कितनी थी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। कोर्स खत्म होने के बाद अरावली के पास के जंगली इलाकों से अपराधी काम करते थे। यहाँ फोन सिग्नल्स को ट्रैक कर पाना अक्सर नामुमकिन होता है। हरियाणा के 10 जिलों की पुलिस ने मिलकर इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने पकड़े गए लोगों में 15 नाबालिग भी पकड़े हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि वो इस मामले में ज्यादा खुलासा नहीं कर सकती है। बहुत सावधानी से मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो लोग ट्रेनिंग दिया करते थे इन स्कूलों में, जो मास्टरमाइंड थे इस पूरे अपराध का, साइबर क्राइम के एक बड़े गैंग का, उन तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि एक जांच अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त के साथ कहा है कि ये साइबर क्राइम स्कूल ऑपरेटर्स नौकरी तलाशने वाले युवाओं के ID कार्ड इकट्ठा करते थे। इनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। ये माइग्रेंट्स को निशाना बनाते थे। इनके डिटेल से ये फेक सिम कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फेक बैंक अकाउंट्स खोले गए थे। साइबर क्राइम में ये प्रोफेशनल कॉल से लेकर सोशल मीडिया पर उत्तेजक और आकर्षक मैसेजेस भेजते थे। पुलिस कहती है कि ये ट्रेनर्स ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेवात के सैकड़ों युवाओं को साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी। ये बहुत ही गंभीर मसला है हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ, भारत के युवाओं से जुड़ा हुआ, जिन्हें फिलहाल जो इस वक्त देश में बेरोजगारी चल रही है उसकी त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये बेरोजगार युवा साइबर क्राइम की तरफ आकर्षित होते हैं तो ये यकीनन सबके लिए चिंता की बात है, क्योंकि साइबर क्राइम का शिकार, जिस तरह से साइबर क्राइम के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ जगहों पर तो ये कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम के मामले 500 गुना बढ़ गए हैं। तो ये तमाम जो चिंताएं हैं, हमारे साथ आज बेहद विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। आइए पहले अपने पैनलिस्ट का स्वागत कर लेते हैं और उनसे दर्शकों का परिचय भी करवा लेते हैं। हमारे साथ हैं युवा हल्ला बोल के नेता हैं प्रशांत कमल जी। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में।
जी, और हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट हैं अजय जग्गा जी। अजय जग्गा जी, आपका भी स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत स्वागत। जी, प्रशांत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो खुलासा हुआ है, क्या साइबर क्राइम कैसे किया जाता है, इसका कोर्स कराया जाना और युवाओं का इसकी तरफ आकर्षित होना, सैकड़ों की तादाद में युवाओं का साइबर क्राइम की ट्रेनिंग लेना, ये जब खुलासा होता है तो सोचने पर मजबूर होते हैं कि यूथ किस तरह से अट्रैक्ट हो जा रही है। और आप इस पूरी परिस्थिति को किस तरह से देखते हैं? आपको जब इस खबर का पता चला तो आपके मन में पहली बात क्या आई? क्योंकि आप लगातार युवाओं के रोजगार को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, युवा हल्ला बोल के मन से आप युवाओं के अधिकारों की बात करते हैं। प्रशांत जी देखिए, जाहिर है जैसे ही जब ऐसी खबरें आती हैं तो प्रायः ये फर्स्ट जो रिएक्शन होता है या फर्स्ट पहली बात जो आम किसी भी इंसान के दिमाग में आएगा कि भाई ये जो अपराध, चूंकि ये अपराध है तो युवाओं को ये अपराध क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों अपराध की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये तो देखिए बहुत आम है, बहुत खबर आपको देखने को हर दिन मिल रही है कि भाई इसकी जो भी ऑनलाइन क्राइम्स हैं वो हर दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। उस पे तो जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, पुलिस है, वो अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन जो मुझे नजर आता है कि ये इसमें दो चीज है। एक तो साधारण तरीके से अगर देखें तो लगेगा कि ये युवाओं के बारे में एक स्टेटमेंट है, लेकिन जब मैं जिस तरीके से इसको देखता हूं, मैं देखता हूं कि ये जो है ये स्टेट के बारे में एक स्टेटमेंट है कि किसी स्टेट में, स्टेट जब मैं कह रहा हूं तो एक पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, राज्य की बात कर रहा हूं, देश की बात कह रहा हूं जी, कि जब जब कोई स्टेट एक बड़े वर्ग को रोजगार देने में फेल हो जाता है तो रोजगार एक आर्थिक समस्या से सामाजिक समस्या बन जाता है। और आज रोजगार जो है बस एक आर्थिक समस्या नहीं रह गई है, एक सामाजिक समस्या में परिवर्तित हो गई है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों का लगातार देखें आंकड़ा, पिछले 4-5 सालों में जो है रोजगार की जो स्थिति है वो लगातार जो है बद से बदतर होती जा रही है। एक बात है जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन यहाँ पर है, यंग पॉपुलेशन यहाँ पर है, जिसको काम दिए जाने की जरूरत थी। इसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन इनको ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से, ट्रेनिंग का मतलब ऐसा ट्रेनिंग जो इनको एम्प्लॉयबल बनाए, और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने की वजह से, रोजगार ना मिलने से जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता था वो आज डेमोग्राफिक डिजास्टर बन गया है। और ये बात हम लोग लगातार पिछले 4 साल से हर फोरम पे हर जगह कह रहे हैं। लेकिन जो जो सरकार है, जो भारत सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं, उनकी जो नीयत है रोजगार के प्रति वो ठीक नहीं है। इसकी वजह उसका ये परिणाम है। और चूंकि कोई भी नई चीज जब आएगी, वो टेक्नोलॉजी हो या वो क्राइम ही क्यों ना हो, तो ये एक रोजी रोटी का सवाल है। और वो उनका खिंच जाना, युवाओं का इस तरफ खिंच जाना, ये बहुत अननेचुरल मुझे नहीं लग रहा। बिल्कुल। हालांकि ये नहीं है कि मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके पीछे का कारण बता रहा हूं। बिल्कुल, ऐसा क्या है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है मूलतः जो स्वभावतः वो अपराधी होता है। मूलतः वो चाहता है, स्वभावतः वो चाहता है कि वो अपराध से दूर रहे और समाज में प्रतिष्ठा की जिंदगी जिए। लेकिन अगर फिर भी कोई इस तरह के जीवन जीने को मजबूर है, ऐसी चीजों को लेने को मजबूर है, तो कहीं ना कहीं एक देश के तौर पे, एक समाज के तौर पे हम फेल हुए हैं। हमें इसको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि ये क्राइम तो है ही, इसके साथ साथ जो सामाजिक कारण है ये भी इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है ये संकेत दे रहे हैं कि क्या जो रोजगार की स्थिति देश में बनी हुई है वो कहीं वजह तो नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर जो देश का युवा है वो साइबर क्राइम की तरफ खिंच रहा है और वो कोर्स करने के लिए भी तैयार है। समझेंगे, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट अजय जग्गा बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो नूह इलाका हरियाणा का जो है वो ऐसा ज़िला माना जाता है कि वो सबसे पिछड़ा है, देश पे जो पिछड़े ज़िले हैं उनमें से गिना जाता है। और वहाँ पर जो है रोज़गार या फिर जो अन्य सुविधाएं हैं वो विकसित नहीं हो पाई हैं। आखिर नूह क्यों सेफ हेवन बना साइबर क्रिमिनल्स के लिए, समझेंगे। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज का विषय है ऐसा साइबर क्राइम जो कि युवाओं को आकर्षित कर रहा है, और युवा साइबर क्राइम कैसे करते हैं, इसे सीखने के लिए कोर्स भी करने को तैयार है। 10 से 15 हज़ार मासिक जो फीस है, ये सबसे सस्ती कोर्स की फीस है। और इससे जो महंगे कोर्स भी है उपलब्ध, जो कि हरियाणा के नूह एक ज़िला है, वहाँ पर ये कोर्स वहाँ की युवाओं को आकर्षित कर रहा है। राजस्थान के गाँव में ये ट्रेनिंग स्कूल चलते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए विशेष पैनल हमारे साथ बना हुआ है। आइए लेकर चलते हैं। अजय जग्गा जी हमारे साथ बने हुए हैं। जग्गा जी, जब इस तरह की खबर आती है तो ये चौंकाती है, और जैसा कि आपने प्रशांत कमल जी को भी सुना, मुझे बहुत शॉकिंग लगा था कि स्कूल चल रहा है और युवा वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और एक जो खुलासा और किया गया है कि कम से कम ये जो नूह के साइबर क्रिमिनल्स थे, इन्होंने 100 करोड़ तक की जो है धोखाधड़ी और फ्रॉड किया है। आप पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या देंगे? उसके बाद जो इस मामले से जुड़े और भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उसको भी समझेंगे। अजय जग्गा जी। देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति अब्दुल जे कलाम थे, ये एक बार अमेरिका गए। तो जब वो अमेरिका से वापस आए तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया अपने किसी आर्टिकल में कि मैंने अमेरिका में एक सवाल पूछा कि भारतीय जो है वो यातायात उल्लंघन में कितना हिस्सा उनका है, इंडियंस कितने ट्रैफिक वायलेशंस के करते हैं जी। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि कैलिफोर्निया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि अगर हम वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालते हैं तो लोएस्ट परसेंटेज इंडिया की है। भारतीय ऐसे हैं जिनका सबसे कम ट्रैफिक चालान होता है अमेरिका में, और खासकर कैलिफोर्निया में। उसका मतलब ये था, उन्होंने फिर कहा कि इसका मतलब ये है कि जो भारतीय हैं वो कानून सबसे ज्यादा पालना करते हैं, लेकिन अगर कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, लेकिन अगर आपका कानून स्ट्रिक्ट नहीं है तो फिर पालना जो है ना, उसके बारे में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो आप बात कर रहे हैं ये दरअसल ये दर्शाता है कि हमारे जो कानून का ढांचा है, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लॉ, वो इसको मीट आउट नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में नॉलेज बहुत ज्यादा आ रही है जी। हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति, लड़का लड़की, जितनी इंफॉर्मेशन चाहो आप गूगल से ले लो, बट क्वेश्चन नॉलेज का नहीं है। सी ऑफ नॉलेज इज यूजलेस अगर आप यू डोंट अंडरस्टैंड इट। आपको नॉलेज का खाली नॉलेज तो यूजलेस है जब तक। अब क्राइम में क्या हुआ कि इंटरनेट आया, सबसे पहले एक नाइजीरियन स्कैम चला। और नाइजीरियन स्कैम क्या था कि एक किसी टापू पर एक शिप टूट गया और कुछ नाइजीरियन लोग वहां पर गए। उन्होंने जो भी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम थे उनसे कुछ लोगों को कॉल करी कि हमारा शिप टूट गया, हमको पैसा चाहिए। लोगों ने दया दृष्टि दिखाई, पैसा देना शुरू कर दिया। वहां से ये पैदा हो गया कि इसको नाइजीरियन स्कैम बोलना शुरू कर दिया हमने, कि रोज चिट्ठी आ जाती थी। उन दिनों, आज से 20 साल पहले, जब मैं कंप्यूटर पे नया नया इंटरनेट करता था 1999 में या 2000 में, तो लोग पैसा देते थे। लोगों को लगता था कि चैरिटी घर बैठे हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बनती गई, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस हिसाब से ग्रो नहीं करा। आज भारतीय हो या अमेरिकन हो या कैनेडियन हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी इक्वल है। अगर मैं गूगल में बैठा हूं, वेदर मैं यहां बैठा हूं या न्यूयॉर्क हूं, आई एम एट पार, देयर इज नो डिफरेंस। तो अब जब हमारे पास जो इंटरनेट फैसिलिटी है, वो तो आ गई दुनिया के जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है, बट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अभी भी उतना स्ट्रांग हुआ। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी 29/12/2022 को हालांकि मैंने बहुत सारे साइबर क्राइम के ऊपर लेक्चर दिए, लेकिन मैं खुद इसका विक्टिम हुआ 29/12/2022 को, दिसंबर महीने में। हाँ, इसी दिसंबर महीने में जी। कि हम कहीं एक न्यू ईयर ग्रीटिंग डालने के लिए, क्योंकि मैं एक लॉयर हूं, एक एम्बेसी के साथ हमारा कुछ लीगल काम रहता है, तो हमने उनके एक अधिकारी को, जो लीगल काउंसलर सेक्शन होता है, उसके हेड को एक न्यू ईयर ग्रीटिंग भेजने के लिए
उनका नाम तलाशना चाहा। तो हमने कहा कि बेस्ट है कि आप एम्बेसी की वेबसाइट से नाम इसका ले लीजिए। हम एम्बेसी की वेबसाइट पे गए, हमको वहां पर उसका नाम नहीं मिला, कॉन्सुलर सेक्शन का। जी, आप कौन सी कंट्री की एम्बेसी की बात कर रहे हैं? है जी, किस देश के एम्बेसी की बात कर रहे हैं? मैंने बताया जा सकता है, पर मैं ये समझता हूँ कि नाम ना बताया जाए ठीक है, तो जी, है ना, बेहतर है किसी को पिन पॉइंट क्यों करना। तो हमने उनका गूगल में देखा है नाम, और नाम से हमने कहा कि भाई हमें जब लिस्ट में नाम नहीं मिला तो वी कॉल्ड अप दैट एम्बेसी। हमने उनको कॉल किया और 2-4 बार कॉल करी, कॉल मिल नहीं रही थी। फिर हमने देखा एम्बेसी का एक और नंबर था, हमने उस पर कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठाई और उन्होंने 1-आधा मिनट बात की और उन्होंने पूछा कि क्या है। तो हमने उनको बोला कि हमको ये एक नाम चाहिए ग्रीटिंग के लिए। जैसे जी हाँ सिग्नल में प्रॉब्लम है, आप नंबर दीजिए, विल कॉल बैक। वो नंबर उनके पास था, लेकिन हमने नंबर बोला तो 1 मिनट के बाद वहां से कॉल आ गई। और कॉल आने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। उनको यही चाहिए नाम। उन्होंने कहा जी ऐसे है, एम्बेसी के अंदर बहुत सारे कॉल्स आते हैं, इसलिए एम्बेसी ने एक ₹2 का चार्ज रख दिया है। एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट के लिए, और एक जो फालतू की कॉल्स आती है उनको फिल्टर करने के लिए। बड़ा लॉजिकल लगा। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी हम आपको एक ये VFS फॉर्म जो है उसका लिंक आएगा, आप VFS फॉर्म में ऑनलाइन ₹2 की पेमेंट कर दीजिए जी। वो फॉर्म उन्होंने, वो लिंक आया, लिंक में आप गए, लिंक में वीजा ग्लोबल फॉर्म था। वीजा ग्लोबल फॉर्म में बेसिक इंफॉर्मेशन, नाम एटसेट्रा और ये डाला, 3-4 आइटम थी। और उसके बाद उन्होंने आपने अपना पेमेंट मोड डाला। वो पेमेंट मोड डालने के बाद वो पेमेंट हुई नहीं। इंडियन ओवरसीज बैंक से मैं पेमेंट कर रहा था जी। तो उनका फोन आया कि जी ये पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रही, कोई और आपके पास जरिया है? तो मेरे पास एक और कर्नाटका बैंक का कार्ड था। हमने कर्नाटका बैंक का गूगल UPI भी था, तो वो UPI एड्रेस हमने डाला उसमें और वो जनरेट हुआ ₹2 का। वो ₹2 का आपने OTP भी डाल दिया जी। अब जब आपने OTP ₹2 का डाला तो उसके बाद वो कहे जी कि नहीं पेमेंट हुई नहीं। वो क्विकली 2-3 बार OTP डाला और उसके बाद इमीडिएटली आपको बैंक से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। बैंक ने सिर्फ ये आपको कहा कि आपका पैसा जो है वो OTP के अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में डेबिट हो गया, बट वैल्यू नहीं आई। लेकिन जब हम थोड़ा सा उसी समय हम मेल को साथ में ऑपरेट कर रहे थे, मेल में देखा तो उसी समय विद इन 5 मिनट्स वो 3 मेल आ गई। यदि आपके अकाउंट में से एक ₹32,000, एक ₹50,000 और एक ₹5,000 डेबिट हो गया, 87,000 जी। और उसमें लिखा था इफ यू हैव नॉट इनिशिएटेड द पेमेंट प्लीज इन्फॉर्म। वी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली द बैंक दैट दीज पेमेंट्स आर वी हैव नॉट मेड एनी डेबिट्स ऑफ दिस अमाउंट। हमारा पेमेंट तो ₹2 का है। लेकिन उन्होंने कहा जी यू ऑल्सो इन्फॉर्म साइबर क्राइम। हमने 1930 पे साइबर क्राइम को भी इन्फॉर्म कर दिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइबर क्राइम पोर्टल है उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन सप्लाई कर दी। ये सारा प्रोसेस जितना एक साइबर क्राइम के अगेंस्ट सिस्टम था उसके अंदर हमने इसको दर्ज कर दिया। अब दर्ज करने के बाद क्या होता है कि ये हमने 29/12 को करा और हमको फोन आता है 25 जनवरी को पुलिस से कि सर आपके साथ ये जो घटना घटी है इसके लिए हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। तो हमने कहा जी आप जब मर्जी आ जाइए, 26 जनवरी की छुट्टी है, इसके लिए ठीक है। अब 26 जनवरी को उनका फोन आता है पुलिस का। वो कहते हैं जी 26 जनवरी की वजह से हमारी तो कहीं ड्यूटी लगा दी गई है, और तो इसलिए मैं तो 26 को नहीं आ पाऊंगा, बट आने वाले समय में आ जाऊंगा। उसके बाद ये चलते 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 फिर मार्च एंड में 27 के 28 मार्च को दिल्ली से एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर की कॉल आती है। पहले एक हेड कांस्टेबल की कॉल आती है, जी आपके साथ ये हुआ। हमने कहा जी हुआ। उसने कहा जी ऐसे है कि हमारे साहब बात करेंगे। तो साहब बात करते हैं, कमिश्नर वो नाम बताते हैं कि जी मेरा नाम ये है, और वो मेरे को चंडीगढ़ के DGP का नाम बताते हैं कि जी यार मेरा डेप्यूटी है, वो वहां पर आजकल DGP लगा हुआ। हमने कहा जी तो
नहीं रहा जो ये कहे कि हाँ जी मेरे साथ। तो आप ये जो पूरा प्रोसेस है उसकी लचर व्यवस्था की तरफ इशारा करना चाहते हैं, मुझे लगता है। आप सुन पा रहे हैं? करेक्ट। अब क्या हुआ कि जी हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं पूरे मामले के जरिए जो आपके साथ घटा कि लचर व्यवस्था है। दिसंबर में आपके साथ ये फ्रॉड हुआ, जनवरी में आपको 1 महीने के बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कॉल आती है, उसके बाद मार्च का महीना भी आ जाता है, लेकिन इंक्वायरी जो है वो शुरू ही नहीं हो पाई। तो ये बहुत ही जो है मुझे लगता है कि स्थिति जो है संवेदनशील है अगर जांच की नज़रिए से देखें। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा और भी जो है भयानक आंकड़े भी हैं हमारे पास जगह जी, और उस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत कमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि जो हमारा पर्सनल डेटा है उसे किस तरह से ये आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं, और अगर जैसा कि जग्गा जी ने बताया कि इस तरह से जांच होती है या फिर कार्रवाई होती है तो हम सभी जो प्रत्येक नागरिक है उसको कितना चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी तो यहाँ पर लैप्स होती नजर आ रही है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे हम, और उसके बाद जब ब्रेक से जब लौटेंगे तब प्रशांत कमल जी हमारे साथ बने हुए उनसे समझेंगे और युवाओं की स्थिति को लेकर जो उन्होंने एक चिंता जताई है उसको थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज एक बेहद गंभीर विषय कि क्या भारत के जो युवा हैं वो साइबर क्राइम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी की जो दर है वो और भयावह हो गई। एक नए ताज़ा आंकड़े आए हैं जिसमें ये पता चलता है कि भारत में फ़िलहाल जो है बेरोजगारी दर वो 8.11% के स्तर पर पहुंच चुकी है। हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनसे समझते हैं कि ये स्थिति युवाओं की क्या दर्शाती है। प्रशांत कमल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि पहले तो ये साइबर क्राइम के मामले सामने आते थे इक्का दुक्का, लेकिन अब ये जो खुलासे हो रहे हैं, और इसी तरह का कुछ खुलासा तमिलनाडु, भारत के दक्षिण भारत के हिस्से में भी हुआ है, जहाँ पर लगभग 3000 जो है फेक सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं, और जो हरियाणा के नूह से बरामद हुए हैं वो 166 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। तो ये युवा ना सिर्फ अब ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि जो इससे जुड़ा हुआ डाटा का जो एक धोखाधड़ी है या फिर जालसाजी है, ये भी बहुत ही गंभीर चिंता की तरफ इशारा करती है। प्रशांत जी, ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम। जी नेहा जी, देखिए आप जितना भी आपने अभी तक इसका रिपोर्ट देखा होगा या आपने खुद भी रिसर्च किया होगा, उसमें आपने एक बात एकदम कॉमन पाई होगी कि जितने भी तरह के कोर्सेस हैं उन सब कोर्सेस के लिए ये जो टारगेट करते हैं वो जॉबलेस यूथ को करते हैं जी। तो तब ऐसा कोई नहीं है कि जो खुद का काम कर रहा है और उसको ये टारगेट करेंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे, वो ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये हमें एकदम स्पष्ट समझना होगा, तो इसका जो मूल कारण है वो है जॉबलेसनेस। ये है कि युवाओं के पास काम नहीं है, इसलिए वो ऐसे कामों के लिए अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि इस समस्या को लेकर के कभी जो एक बेरोजगारी है उसको लेकर के कभी भी एक जो कॉम्प्रहेंसिव बातचीत होनी चाहिए कभी नहीं हुई। पिछले 4-5 सालों में सरकार ने इस समस्या को एक्नॉलेज ही नहीं किया है। अगर आप किसी समस्या को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो उसके निदान की बात तो ही छोड़ दीजिए, एक चीज। दूसरी चीज, मैं जो है जग्गा साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अपने जो साइबर लॉज हैं वो इनसफिशिएंट है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है। लेकिन वो क्राइम है उसके बाद की बात, लेकिन ये क्राइम हो क्यों रहा है? और जो सबसे अभी देखिए हरियाणा में करीब एक रिपोर्ट में देख रहा था 25,000। प्रशांत जी, क्राइम हो क्यों रहा है? ये शायद इसलिए भी हो रहा है ना कि इसमें पकड़े जाने पर कुछ ज्यादा जो है वो सीवियर चार्जेस या फिर जो गंभीर पनिशमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो कानून की कमजोरी है उसका भी फायदा ये युवा उठा पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल वो भी बात है, लेकिन इस तरह से युवाओं का इतनी संख्या में अट्रैक्ट होना ये और क्या बताता है? बताइए कि 1 लाख रुपए फीस दे रहे हैं जो हनी ट्रैप, सेक्सटॉर्शन ऐसे जो कोर्स हैं, इसके 1 लाख रुपए फीस दे करके बच्चे जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि कोई 1 लाख रुपए दे करके इसको दूसरी तरह से देखिए। इसमें ऐसा भी नहीं है कि जो एक्सटॉर्शन होता है, जो पैसा ये जो ठगी करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि बार में बहुत बड़ा अमाउंट जो है आ जाता है।
उसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत कुछ। जी। तो ये जो है कहीं न कहीं जो है ये हमारे स्टेट ऑफ अफेयर को दर्शाता है कि क्या स्थिति बन गई। जो कोई युवा जिसको अभी स्किल एक्वायर करना चाहिए था, जी। वो एक पैरेलल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा, एक पैरेलल जो अपराध का जो बन गया उसका हिस्सा बन रहा है। अब समझिए कि फिर स्किल इंडिया कहाँ गया, कहाँ है वो स्किल इंडिया? जी। ऐसे जगह पे तो युवाओं के देने के लिए स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम होने चाहिए ना। उनको स्किल ऐसा होता कि वो जो है साइबर क्राइम से लड़ने के वाली टीम में होते और उस साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ने वाले वॉरियर होते। लेकिन आज वो दूसरी तरफ क्यों धकेल दिए गए हैं? तो इस पे भी सोचे जाने की जरूरत है कि जो जो पूरा सिस्टम बन रहा है। और एक और बात बताओ, जो थोड़ी मतलब दुखद भी है लेकिन आपको जो है फनी भी है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई इसमें जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है वो ऐसे नहीं कि किसी को भी ट्रेनिंग दे दी जा रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि उसमें 3-4 महीने का किसी को अनुभव भी हो कॉल सेंटर्स में काम करने का, तो उनको प्रायोरिटी दे रही। यानी कि अगर जैसे कहीं पे किसी को जॉब मिला है, कुछ उसको ट्रेनिंग मिल गई है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब यहां भी फ्रेशर्स को नहीं पूछा जा रहा। यहाँ भी आप सोचिए कि जो सिर्फ पढ़ के आ रहे हैं उनको ये लोग भी नहीं जो है एम्प्लॉयबल समझ रहे हैं। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई जो हमने हर साल जो एक नया शिगुफा छोड़ते हैं, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब जो है ये फेक इन इंडिया क्यों बन गया? और ये भी साइबर क्राइम भी तो एक भारत का स्टार्टअप की तरफ काम करने लगा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। हमारे साथ आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं अजय जग्गा जी के पास जाना चाहूंगी। जी प्रशांत जी। नहीं, बस मैं यही कह रहा था कि अगर ये सब से जो स्कीम्स के नाम पे जो जुमले दिए गए युवाओं को, अगर ये सही से धरातल पर उतर रहे होते, सच में अगर इस ओर काम किया गया होता, सही में अगर बेरोजगारी का जिस स्केल का समस्या है, जो भीषण संकट है उसको अगर स्वीकार कर लिया गया होता और अकॉर्डिंगली इसको ठीक करने की जो है कोशिश की गई होती, तो शायद ये आंकड़े कुछ कम होते। ये मेरा पूरा विश्वास है। जी, आपने सही कहा कि शायद जो है बेरोजगारी ये मुख्य सेंटर में दिखती है कि ये आकर्षित होना, युवाओं का इतने बड़े पैमाने पर आकर्षित होना और इसमें भी फीस देकर आकर्षित होना, ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो गहरी समस्या है उसकी तरफ इशारा करती है। अजय जग्गा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है तो आपको भी लगता है कि कानून के साथ साथ जो व्यवस्थाएं बेरोजगारी को लेकर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, इसी वजह से जो युवा हैं वो आकर्षित हो रहे हैं? और मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अब ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं प्रशांत जी की बात से भी पूरी तरह सहमत हूं। कभी कोई एक कारण नहीं होता जी। सबसे पहली बात तो ये है कि बेरोजगारी जो है वो एक कारण है, कोई शक नहीं है, प्रमुख कारण 100%। हाँ, 100% कारण नहीं है यही, लेकिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है जो इस दुनिया में, देखिए आप लॉजिकली एक बात को समझिए, इस दुनिया में जो भी आदमी आया वो खुश रहना चाहता है। कोई आदमी गलत काम नहीं करना चाहता अपनी मर्जी से, कोई भी हो, कितना मर्जी हार्डकोर क्रिमिनल हो। सर्कमस्टांसेस से बहुत सारे लोग क्रिमिनल बनते हैं, ठीक है। जो ये लोग हैं जिनको अब रोजगार नहीं मिल रहा या जॉब छूट गया, या जैसे कोविड के अंदर बहुत सारा, मैं समझता हूं कि लोगों की जॉब कट गई। ये जो कॉल सेंटर वाली बात प्रशांत जी ने कही, माफ कीजिएगा बीच में रोकना पड़ा, लेकिन एक कॉल सेंटर वाली जो बात कही कि कॉल सेंटर का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कोरोना काल के समय जिस तरह से नौकरियां गई, हो सकता है कि यही चीजें रही, यही परिस्थितियां रही कि इस तरह का जो गैंग है वो डेवलप हो पाया और स्कूल्स शुरू कर दिए गए साइबर क्राइम के। ये इशारा किया हो सकता है इसके पीछे ऑर्गेनाइज साइबर गैंग्स के लिए। जी, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोविड के अंदर बहुत सारी ये नौकरियां जो है वो चली गई जी। और ये भारत में नहीं हुआ, ये वर्ल्ड ओवर है, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी। और ये इससे दर्शाता है कि जो इस समय वर्ल्ड जो साइबर क्राइम के आंकड़े हैं वो हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि आप मतलब 2018 में हम 2.12 लाख मामले रिपोर्ट हुए। मैं कह रहा हूं 10 लाख नहीं भी रिपोर्ट हुए, पर मैं रिपोर्टेड में बात करता हूं जी।
2018 में 2.12 लाख मामले हुए, 2019 में तकरीबन टोटल 4 लाख मामले हुए। अब 2020 आया तो 20 में मामले जो है वो 12 लाख हो गए जी, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया जी। और कोविड के अंदर आप घर में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, काम धंधा है नहीं, तो आपका दिमाग जाएगा कि मैं बैठे बिठाए वर्क फ्रॉम होम, एक तो पेड है, एक साइबर क्राइम को भी मैंने जोड़ दिया कि वर्क फ्रॉम होम, साइबर क्राइम भी वर्क फ्रॉम होम है। आप अपने पीसी पर बैठिए, काम कीजिए। तो ये इट हैज ए डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा सीधा इसका कोविड के साथ भी है, जिसको हम कुछ नहीं समझते भी कोविड ने क्या नुकसान हुआ, युवाओं का बहुत सा नुकसान हुआ है। और ये भी आप एक बात मान के चलिए कि जितना ज्यादा अब कंप्यूटर या आईटी ग्रो कर रही है, जो गांव के बच्चे उस लेवल तक लिटरेट नहीं हो पाए, कॉम्पीट नहीं कर पाते जी। हाँ, वो कॉल सेंटर में है। अब आपको कॉल आती है, आपने लोन लेना है, नहीं लेना है, वो बेसिक कॉल्स हैं, दे आर बेसिक पीपल वर्किंग इन कॉल सेंटर। अब उन लोगों का जब जॉब गया, ये जो हैकर वर्ल्ड है, इसने उनका फायदा उठाया, इसने उनको अपॉर्चुनिटी एक दी, वो लोग ट्रैप में आ गए जी। ये तो सामाजिक समस्या आ गई जो प्रशांत जी कह रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि यार इसका हश्र क्या होगा, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होता, पुलिस काम नहीं करती, बहुत स्लो है, तो उसको वहां से भी कॉन्फिडेंस मिल गया। अब ये जो सामाजिक समस्या है प्लस लेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे फैक्टर मर्ज हो गए। आप मानोगे अमेरिका ने ये आई थिंक 15-20 दिन पहले उन्होंने ये घोषित कर दिया कि 39 सेकंड के अंदर एक क्राइम होता है, एवरी साइबर क्राइम टेक्स प्लेस इन 39 सेकंड्स। और उन्होंने कहा कि 10.5 ट्रिलियन ऑफेंसेस जो है वो आपको 2025 में मिलेंगे। उन्होंने इवन आंकड़ा भी दे दिया कि कितने मिलियन अकाउंट हैक हो जाएंगे, कीपिंग इन व्यू कि भी साइबर क्राइम, साइबर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कितना ट्रैफिक बढ़ रहा है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहां पर ये कहना चाहता हूं, जो सुन रहे हैं लोग, कि मुझे ना बड़े अच्छे स्टूडेंट्स या पढ़े लिखे व्यक्ति मुझे कहेंगे जब हम लेक्चर देने जाते हैं कि ये साइबर क्राइम क्या है, तो ये मैं एक लाइन में, मतलब जो भी सुन रहे हैं उनका ज्ञान हो जाए कि जिस भी क्राइम के अंदर एक कंप्यूटर टाइप डिवाइस आ गया वो साइबर क्राइम हो गया। ये कोई ऐसी टर्म नहीं है कि बड़ी मुश्किल और बड़े ज्ञानी आदमियों को आती है, बड़ी सिंपल सी टर्म है, ये लोग इसकी जानकारी कर ले। और अब सवाल ये है कि जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो ब्रश अप होने का, एक्सीडेंट होने का चांस जो है वो रहता है। जितना ज्यादा आप ट्रैफिक में रहेंगे चांस उतना ज्यादा है। अब आईपैड पे कंप्यूटर के ऊपर मैं खुद 6-7 घंटे डेली काम करता हूँ, तो लोगों का जितना समय बढ़ रहा है वो कंप्यूटर के ऊपर ट्रांजैक्शन करने से परहेज नहीं कर सकते। इट हैज बिकम ए कंपल्शन। पानी का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, यानी ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को एक सेफ जो है अपॉर्चुनिटी या फिर सिचुएशन प्रोवाइड करा रही है। एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं यहाँ पर अजय जग्गा जी, और हमारे साथ प्रशांत कमल भी जुड़े हुए हैं उनसे, और भी ये जो यूथ के कॉम्पीट करने की बात हो रही है इसको थोड़ा और विस्तार से समझूंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं कि जो भारत का युवा है वो बड़ी संख्या में साइबर क्रिमिनल बनने की तरफ जा रहा है, कोर्स करना चाह रहा है, पैसे अदा कर रहा है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत उनसे आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत कमल जी, अजय जग्गा जी ने जो डिटेल्स दी हैं वो बताती हैं कि परिस्थितियां ऐसी सेफ बन रही है कि वैसा युवा जो इस आकर्षित और हाई फाई टेक्निकली जो वर्ल्ड है उसमें अपने आप को पिछड़ता हुआ देख रहा है, और कहीं ना कहीं उसके पास स्किल की भी कमी है, वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। एक जो बड़ा एम भारत लेकर चल रहा है कि आईटी सेक्टर में जो है हम पूरी दुनिया की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे, लेकिन इस ज़रूरत में और इस एम में जो भारत का युवा है जो कि दूर दराज के इलाकों में, छोटे कस्बों में रहता है, आप जो जमतारा है उसका आपको पता ही होगा, और क्या दूसरा जमतारा इसीलिए नूह जैसे इलाकों में या फिर राजस्थान के जो पिछड़े ज़िले हैं, गांव हैं, वहां पर पैर पसार रहा है। मैंने आपको दक्षिण भारत का भी एक उदाहरण दिया था।
युवाओं की क्या इनकेपेबिलिटी बन रही है, उन्हें इस तरह से स्किल नहीं किया जा सक रहा है, या फिर क्या परिस्थिति आप पाते हैं? जी देखिए, दो चीज है। एक तो आप ये पाएंगे कि जहां जहां पे भी ऐसे पॉकेट्स बन रहे हैं जहां पे जो है साइबर क्राइम्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो प्रायः एकदम पिछड़े इलाके होते हैं। तो ऐसे इलाके होते हैं जहां पे ये दो कारणों से होता है। एक तो ये होता है कि वहां पे जो ह्यूमन रिसोर्स है, वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो सस्ते दरों पे अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी। उनके पास जो ऑप्शन जाता है पैसे कमाने का, वो फिर ये नहीं सोचते कि ये गलत है सही है, वो उसमें लग जाते हैं। पहली तो ये कारण है। दूसरा इसका टेक्निकल कारण ये है कि वहां पे नेटवर्क इस तरह से होता है कि खेतों में वो अपना जगह बनाते हैं ताकि ट्रेस ना किया जाए, और खेतों को भी वो किराए पे लेते हैं। तो ये आप देखिए, पूरा पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा हो रहा है। जी। तो जहां खेत में ये बनाते हैं, जहां से कॉल्स किए जाते हैं, वो खेत भी किराए पर मिलता है, और वो समय समय पर चेंज करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर सही से ठीक करना हो, तो पहले तो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इसका कारण बेरोजगारी है, और उस पर सही तरीके से बात हो। जी। और इस तरह, जैसे अभी जगह साहब कह रहे थे कि जो कोविड की बात जो कह रहे थे, बिल्कुल इसका कोविड से संबंध है। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि कई पूरे दुनिया में जो है जॉब कट्स हुए, लेकिन पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश होगा जहां पे स्थिति ऐसा बदतर होते हुए भी अभी बजट के समय कई अर्थशास्त्रियों ने ये घोषणा कर दी कि नहीं, हालत जी पहले जैसे हो गए। तो कहने का मतलब है कि समस्या को देख करके जो ये ऑस्ट्रिच अप्रोच अपनाने का जो अपनी सरकार की जो आदत है, भारत सरकार की, पहले तो वो छोड़नी होगी कि समस्या को से आंख बंद कर लेने समस्या खत्म नहीं हो जाती है। वो अलग अलग तरीके से आपके सामने आकर के खड़ी होगी। अभी तो ये साइबर क्राइम है, जो व्हाइट कॉलर जो क्राइम कहते हैं इसको, लेकिन वो भी दूर नहीं है कि अगर बेरोजगारी पे ढंग से बात नहीं की गई तो एक विकराल समस्या खड़ा होगा, जिसमें समाज में अपराध और बढ़ेंगे। तो पहली चीज ये है कि इस चीज को समझें कि भाई ये जो है, इस बेरोजगारी का जब तक समाधान नहीं किया जाता है, जब तक राजनीतिक विमर्श में इसको नहीं लाया जाता है, और जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर अलग अलग, अभी भी पिछले जो है 3 अप्रैल को हमने 113 संगठन मिला के एक संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया। और जो 113 संगठन है वो अलग अलग देश के हिस्सों से, तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर और अलग अलग इलाकों के 113 संगठन है, अलग अलग भर्ती समूह है, जो मिल करके जो है कुछ डिमांड्स बनाए हैं कि जो बेसिक चीजें की जाने की जरूरत है। उसमें एक बेसिक, मैं सारा अभी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन उसमें एक बेसिक डिमांड ये है कि हर किसी को जो है काम का अधिकार हो, अपने घर के आसपास कम से कम मिनिमम बजट पे जो लोग काम करने को तैयार हो, उसको काम करने का अवसर मिले। जी। आप देखिए भर्तियों की क्या स्थिति है, जो सरकारी भर्तियां निकलती हैं, एक भी भर्तियां पूरी नहीं होती। ऐसे में जो हताशा उत्पन्न होता है, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा युवक के पास, क्या ऑप्शन बचता है? तो फिर ये कोई एक गैंग आएगा, उसको अपने में शामिल करा लेगा और वो शामिल हो जाएगा। ये गैंग को ही मैं समझना चाहती हूँ कि अगर ये हमारे युवा धन इस तरह के गैंग के हत्थे चढ़ जाता है, तो फिर हम जो है, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि एक डिजास्टर वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। हमारा युवा धन गैंग से अटैच होने में भी जो है वो गुरेज नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए कोई भी चीज है, अगर जैसे आपके पास कोई एसेट्स है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आप पर ही लायबिलिटी बन जाएगा। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स अभी वर्किंग पॉपुलेशन भारत को मिला है, ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर ये अगले 10-15 साल हमने गवा दिए, तो यही कंट्री जो है, जो आज सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है, सबसे ज्यादा जो है बुजुर्गों वाला देश होने वाला है। हमारा वी डोंट हैव फॉर एवर कि हम कभी भी कर लेंगे। हमारे पास ये 10-15 साल है। अगर हमने 10-15 साल में इस देश को सही दिशा नहीं दी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हम एज ए कंट्री फेल साबित हो। बिल्कुल, आपने सही कहा कि तो एक राजनीतिक विमर्श में लाया जाए, इस पे एक गंभीर बहस हो, और पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत तक, और जो है टीवी के बहसों में सबसे केंद्र में रोजगार को लाया जाए, आर्थिक मुद्दों को लाया जाए, और ये जो उल्टे सीधे
जो इनके कहानियां चलती रहती है, हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान, उससे गुरेज करना हो जी। जब तक ये जो गंभीर मुद्दे हैं इस पे बात नहीं होगा तब तक जो है सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसका समाधान हो। और उसके साथ साथ में स्ट्रॉन्ग साइबर लॉज बनाने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग जो है कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करने पड़ेंगे, जो जो नई नई चीजों, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का यूज हो रहा है चीटिंग में। बिल्कुल कि पैसा जो है, मुझे लगता है आपने सही कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक अलग विषय है और चिंता का विषय भी है। अभी एक बहुत ही जाने माने जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने छोड़ दी अपनी पोजीशन ये कह के कि बहुत ही चिंताजनक जो है वो शायद आविष्कार होने लगे हैं। अजय जग्गा जी, समय बहुत ही कम शेष रह गया, तो इसलिए मैं जानना चाहूँगी कि पैसा जो है वो बहुत बड़ा आकर्षण है इन युवाओं के लिए जो कि साइबर क्रिमिनल बनने में गुरेज नहीं कर पा रहे हैं और इस तरफ कोर्स करने के लिए आकर्षित हो जा रहे हैं। जो पुलिस ने खुलासा किया है वो एक खुलासा ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ नूह के जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने 100 करोड़ रुपए जो है फ्रॉड कर कर कमा लिए हैं। इतना बड़ा अमाउंट अगर युवाओं को दिख रहा है कि आप साइबर क्राइम कर लीजिए, पनिशमेंट कम है और आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता है, तो ये बहुत ही जो है गंभीर विषय हो जाता है। और मुझे लगता है कि सरकार जो हमारे लॉज भी हैं इस तरफ जो है ज़्यादा जो है प्रमुख नहीं दिखती है, उसकी जो फोकस है उसका नहीं दिखता है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जो कानून है ना वो इतने ज्यादा है कि आम आदमी को तो उन कानूनों के फेरिस्त के बारे में जानकारी नहीं है जी। जब आप अल्फाबेटिकली कानून को देखते हैं तो लास्ट वाई में जाकर आता है यंग मैन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट। तो मेरे कहने का मतलब है कानून की कमी नहीं है, ये आपकी जो ये प्रशांत जी बात कर रहे हैं बेसिकली इच्छा शक्ति की कमी है। हमने पोलियो को खत्म किया, हमने टीबी को खत्म किया क्योंकि उसके पीछे पड़ गए, घर घर में जाकर करने लग गए। लेकिन ये बात अभी साइबर क्राइम के बारे में नहीं आई। और जब अमेरिका जैसा मुल्क कह रहा है कि 33 करोड़ अकाउंट मेरे जो 33 करोड़ अकाउंट हैक होंगे, तो सब युवा को दिखता है कि यहाँ पर इतना पैसा आ रहा है। और जब उसको ये लगता है कि ये सेफ है तो वो डबल फोर्स से वहां पर काम करने लग जाता है। तो ये एक आप कहेंगे मुख्य इसका कारण क्या? मुख्य एक कारण कोई नहीं है, सभी सामाजिक समस्या यस, अनएम्प्लॉयमेंट यस, और कानून है लेकिन स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है यस। अब करना क्या चाहिए आपको? नंबर 1 फोकस आपके मन में आना चाहिए, नेहा जी के मन में आना चाहिए कि इस कार्यक्रम के अंदर ये मुझे भी हर दिन मैसेजेस आते रहते हैं, ट्विटर के मैसेजेस आते रहते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि ये जो नोटिफिकेशन है कैसे आ सकता है ट्विटर जैसे एक बेहद ही जो है संजीदा माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर। और मुझे लगता है कि अगर मुझे आते हैं तो मुझे लगता है देश के जो मोस्टली जो सिटीजन्स हैं उन पर भी आते होंगे। आप बात खत्म करें क्योंकि अब समय जो है बहुत ही हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जी, मैं आपके साथ बिल्कुल उसी तरह सहमत हूं। ये जो मैसेज भी आ रहे हैं उसकी जानकारी भी जाती है, लेकिन आप ये सोचिए कि चंडीगढ़ जैसी जगह पर जहां मैं रहता हूं, जहां लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वहां जितना साइबर क्राइम होता है उसमें मोस्टली पीपल जो है लिटरेट है, सम इवन फॉर्मर जजेस हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये नहीं, ये सवाल ये है कि ऐसे मैसेज आते हैं और जब तक लोगों के पास जानकारी पहुंचती है तब तक हाथ से फिसल जाता है। और मैं ये रोज की बात कर रही हूँ अजय जग्गा जी, रोज आते हैं मैसेज, ऐसा कोई दिन नहीं आता जबकि ट्विटर की तरफ से ऐसे वाहियात जो नोटिफिकेशन, मैं वाहियात शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगी कि वाहियात नोटिफिकेशन आते हैं। और मुझे लगता है कि ये आते कैसे हैं और कहाँ से आते हैं और रोज ही आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया है। प्रशांत कमल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने साइबर क्राइम इंडिया में किस तरह से फल फूल रहा है इसे समझने में हमें मदद की, हमें और हमारे दर्शकों को जानकारियां भी दी कि क्यों जो हमारा देश का जो युवा है वो साइबर क्रिमिनल बनने के लिए कोर्स करने को भी तैयार हो रहा है। सामाजिक कारण है, सामाजिक समस्या है, लेकिन सरकार का फोकस इस तरफ नहीं दिख रहा है। और अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब साइबर
क्राइम गैंग बनना शुरू हो जाएंगे। अभी शुरुआत है, सचेत हो जाने की जरूरत है। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में बस इतना ही। info@justbroadcasting.com पर फीडबैक देना ना भूलें। neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके फीडबैक, आपके ईमेल्स का हर रोज इंतजार रहता है, क्योंकि इसी के जरिए मुझे पता लगता है कि मैं जो विषय लेकर आप तक आ रही हूँ वो अब आपके लिए, आपको पसंद आते हैं या नहीं, या फिर उसकी जानकारी जो आप तक पहुँच रही है वो सही है या नहीं। फीडबैक देना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।